आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल एडविन वेसन जी, इस्पात मंत्रालय के सचिव श्रीमान राकेश सिंह जी, श्रीमान रुंगटा साहब, श्रीमान दीदार सिंह जी, इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्रीमान अब्बासी जी, वर्तवाल जी, स्टील उद्योग में जो अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं ऐसे सीओज नरेंद्र जी, वर्मा साहब, नरेंद्र कोठारी जी, नवीन जिंदल साहब, रीता सिंह जी, और इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर से पधारे हुए सभी प्रतिनिधि भाई और बहनों, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय और फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में इंडिया स्टील 2015 संपन्न हो रही है। आप सब उसमें भाग लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं इस्पात मंत्रालय की ओर से आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस्पात का यह क्षेत्र देश ही नहीं, दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस्पात के क्षेत्र का देश की विकास दरों में भी बहुत बड़ा योगदान है। आज दुनिया जहां एक और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है, इस समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करके रोजगार सृजन की दृष्टि से भी देखें तो इस्पात उद्योग का बहुत महत्व है। वर्तमान में भी लगभग 20 लाख लोगों को दुनिया भर में प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने वाला यह उद्योग है और 20 लाख लोगों को लगभग अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने वाला यह उद्योग है। मुझे प्रसन्नता है कि जब से नई सरकार बनी है, मैं उसके कारण आप सबके संपर्क में आया हूं। तब से लगातार यह अनुभव कर रहा हूं कि औद्योगिक क्षेत्र के संगठन हो या इस्पात के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हों, रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, वो अत्यंत उत्साह के साथ आगे बढ़ चढ़कर इस प्रगति के रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो उसके गर्भ में इस्पात मंत्रालय और इस्पात उद्योग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पिछले दिनों आप सब ने अनुभव किया होगा कि राउरकेला स्टील प्लांट में जब प्रधानमंत्री जी गए थे तो उनका वक्तव्य स्टील उद्योग की दृष्टि से वह हुआ था और मैं समझता हूं कि वह पूरे सेक्टर को उत्साहित और प्रोत्साहित करने वाला था। स्टील के क्षेत्र में
केंद्र सरकार के उपक्रम भी काम कर रहे हैं। उन उपक्रमों का भी जो आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण का काम है बहुत तेजी से चल रहा है। राउरकेला और वर्णपुर पूरा हो चुका है, जो शेष है वो भी सितंबर तक हो जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ाने की दृष्टि से यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कार्य है। निजी क्षेत्र के जो हमारे उद्योग हैं उन्होंने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए, नई इंडस्ट्रियां लगाई हैं। जो स्थापित उद्योग हैं उनका एक्सपांशन वो कर रहे हैं, आगे और करने की योजना पर विचार कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। अभी हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने और हमारे निजी क्षेत्र के उद्योगों ने मिलकर यह संकल्प किया है कि R&D के क्षेत्र में हम तेजी से बढ़कर काम करेंगे और इसके लिए सब ने मिल बैठकर MOU किया और रिसर्च टेक्नोलॉजी स्टील रिसर्च टेक्नोलॉजी मिशन फॉर इंडिया ये बनाया। इसके माध्यम से R&D के काम को बढ़ाना चाहते हैं। हम सब ये जानते हैं कि एक दूसरे से विचारों का सहकार किए बिना और अनुसंधान किए बिना किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। और स्टील के क्षेत्र में तो इस बात की और अधिक आवश्यकता है। अभी बहुत सारी तकनीक जो हमारे पास नहीं है, उस क्षेत्र में अनुसंधान भी करना बाकी है और उस क्षेत्र में काम करना भी हम लोगों को बाकी है। इस दिशा में यह मिशन निश्चित रूप से काम करेगा और हमें सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। स्टील उद्योग के क्षेत्र में हम सब लोग जो संकट है उनसे भी परिचित हैं। समय समय पर सभी लोग आते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल का मामला हो, चाहे करों से संबंधित सवाल हो। मैं आप सबको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस्पात मंत्रालय आपकी नोडल मिनिस्ट्री है और इसलिए जो पालक की भूमिका मंत्रालय को निभाना चाहिए, मंत्रालय उस भूमिका के प्रति पूरी तरह गंभीर है। जहां आवश्यकता पड़ती है हम लिखापढ़ी में भी बात करते हैं और जहां आवश्यकता पड़ती है तो संबंधित मंत्रालयों से भेंट करके भी चर्चा करके आपकी समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास करते हैं। जो विषय आपके विचाराधीन हैं, मुझे लगता है कि उसमें विचारणा काफ़ी गंभीरता से आगे बढ़ रही है और आप सब लोगों को थोड़े दिन में उसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इस्पात का यह क्षेत्र माइनिंग से भी जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों आप सबके सहयोग से MMDR एक्ट में संशोधन भारत सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया, वह पारित हो गया है। अब कानून में आवंटन के क्षेत्र में पूरी तरह पारदर्शिता से काम होगा। सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे, कहीं भेदभाव की गुंजाइश नहीं होगी, कहीं पक्षपात की गुंजाइश नहीं होगी, कहीं भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होगी। यह MMDR एक्ट के संशोधन के बाद हम लोगों ने सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। खनिज के क्षेत्र में आप सबका अनुभव मुझसे ज़्यादा है। माइनिंग लीज से संबंधित जो प्रक्रिया थी वो इतनी लंबी थी कि कई बार तो एक फाइल के पीछे एक पूरी की पूरी पीढ़ी समाप्त हो जाती थी, लेकिन उस फाइल का अंतिम निर्णय नहीं होता था।
हम लोगों ने कोशिश की है कि केंद्र की दृष्टि से जितना विलंब समाप्त किया जा सकता है वो करना चाहिए। इसलिए आप सबके ध्यान में होगा, मेजर एंड मिनरल के जितने प्रकरण केंद्र में प्रायर अप्रूवल के लिए आते थे, जो समय राज्य में लगता था, फिर केंद्र में भी उस पूरे प्रकरण का अनुसंधान करके और उस पर प्रायर अप्रूवल देने में भी एक लंबा काल लगता था। उसके कारण प्रकरण में विलंब होता था, निराकरण नहीं हो पाता था, और जो खनन का काम प्रारंभ हो सकता है वो बहुत देर से हो पाता था। कई बार हो पाने की स्थिति नहीं भी बनती थी। तो हमने नए एक्ट में प्रायर अप्रूवल समाप्त कर दिया है। राज्य ऑक्शन करेंगे और ऑक्शन करने के लिए वो एमएल देने के लिए अधिकृत होंगे। अब कोई भी प्रकरण केंद्र सरकार के पास नहीं आएगा। इससे निश्चित रूप से विलंब की समाप्ति होगी। आईबीएम के पास माइनिंग प्लान अप्रूवल के लिए आता है और आईबीएम में भी निश्चित रूप से समय लगता है, क्योंकि आईबीएम की अपनी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, और स्टाफ इत्यादि की जो स्थिति है उसके कारण किसी भी प्रकरण का फिजिकली वेरिफिकेशन करना, बाकी सब प्रक्रियाएं करना, निश्चित रूप से उसमें समय लगना स्वाभाविक है। हम लोगों ने नए एक्ट में प्रावधान किया है कि आईबीएम के मानदंडों के अनुरूप यदि कोई राज्य सरकार अपनी योजना बना लेती है और उस योजना को केंद्र सरकार से अनुमोदित करा लेती है, तो आईबीएम के पास भी केंद्र में उनको माइनिंग प्लान अप्रूवल कराने के लिए नहीं आना पड़ेगा। वो राज्य में ही अप्रूवल कर सकते हैं और माइनिंग शुरू कर सकते हैं। इस दृष्टि से कुछ सुधार करने की निश्चित रूप से कोशिश की है। आप सब लोगों के साथ ही बैठकर सरकार ने स्टील उद्योग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। आप सबके सहयोग और योगदान के कारण ही आज भारतवर्ष स्टील के क्षेत्र में विश्व का तीसरा उत्पादक देश बन गया है। 2020 तक हम द्वितीय क्रम पे आए, इसमें भी आप सबका सहयोग और आप सबका योगदान अपेक्षित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब जितनी दिलचस्पी से काम कर रहे हैं, यह लक्ष्य हासिल करने में भारत निश्चित रूप से सफल होगा। 300 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन हो, इस लक्ष्य को 2025 तक भारत प्राप्त करे। इस दिशा में इस्पात मंत्रालय ने कदम बढ़ाए। इसमें निजी क्षेत्र के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। सरकार ने भी स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के झारखंड में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में एसपीवी बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। कुछ ही दिनों में एमओयू होंगे और वह कार्रवाई भी आगे बढ़ेगी। मैं आप सब से इस अवसर पर एक अनुरोध और जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि हम सब स्टील के क्षेत्र में काम करने वाले सभी सक्षम और समृद्ध लोग हैं, लेकिन स्टील के क्षेत्र में बहुत छोटे छोटे लोग भी काम करते हैं। कई बार अपना काम करते समय उनके प्रति आप सबका भी दुर्लक्ष्य होता है, और मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार को भी जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे पाती है। क्योंकि जो समृद्ध लोग हैं वो साधनवान भी हैं, उनका सबसे संपर्क भी है और उनकी वकालत हम लोग भी करने में अग्रणी रहते हैं। लेकिन जो छोटा उद्योग चलाने वाला व्यक्ति है उसकी वकालत करने वाले भी दिल्ली में कम होते हैं। इसलिए कई बार उसके जो हित संरक्षण है वो नहीं हो पाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ी इंडस्ट्री का देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है, उल्लेखनीय योगदान है। लेकिन जो छोटा उद्योग चलाने वाला व्यक्ति है, चाहे वो रोजगार सृजन की दृष्टि से हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था में योगदान देने की दृष्टि से हो, चाहे प्रोडक्शन बढ़ाने की दृष्टि से हो, उस
छोटे उद्योग को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि जब हम आज निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विचार विमर्श के लिए इंडिया स्टील 2015 में इकट्ठा हुए हैं, तो हम अपना विचार विमर्श करते हुए अपनी इंडस्ट्री को भरपूर आगे बढ़ाएं, दुनिया में इस्पात के क्षेत्र को अग्रणी बनाएं और हम जल्दी से जल्दी द्वितीय क्रम पे आएं और उसके साथ साथ हम अपने छोटे भाइयों के विकास और संरक्षण पर भी विचार विमर्श करके योगदान बनाएंगे, तो मैं समझता हूं कि हम अपने मानवीय और औद्योगिक दायित्वों की भी पूर्ति करने में सफल होंगे। इस अवसर पर सभी आयोजकों को मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधि भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से विचारणा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, आपका मनोरथ निश्चित रूप से सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।